हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज है 8 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह है, मस्त है और नई एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ डे पर। तो सेंट लॉरेंस आइलैंड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी, निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है हमारा सेंट आइलैंड द्वीप? तो ये है स्थित बेरिंग सी में, बेरिंग सी। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है सी। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और कहूंगा कि आपकी मेहनत अच्छी जा रही है। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया और सोचा सही था उनकी मेहनत भी सही है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, ये है सेंट लॉरेंस आइलैंड, ये है बेरिंग सी और ये देखिए ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये तो है रशिया का बॉर्डर। ठीक है, और ये किसका है? यूएसए का। ठीक है, और ये क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग सी है ना, तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट किसे कहते हैं? अगर किसी दो भूमि को, लैंड को अलग करने वाला कोई पानी का एरिया हो, वाटर एरिया हो, ठीक है, तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन डाला था। चलो तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, कुर्लिस आइलैंड द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है? कुर्लिप द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो ये आता है रशिया के अधिकार क्षेत्र में, मतलब पॉलिटिकल रूप में उसके किसके कंट्रोल में आता है? रूस के। तो इसका आंसर बनता है ए। दोस्तों ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो हमें कुर्लिस आइलैंड के बारे में जानना पड़ा? थोड़ा देख लें। ये देखिए, ये क्या है? बॉर्डर की बात चल रही है ना, मैंने बड़ा सा व्यू दिखाया है। ये क्या है? रशिया। ये क्या है? चाइना। ठीक है, और ये क्या है? ये जापान की टेरिटरी साथ में से निकल रही है। ठीक है, उसमें यहाँ पे आके ना आइलैंड है, इसे हम कहते हैं कुर्लिस आइलैंड। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने इसका ब्रॉड व्यू भी दिखाया है। ऐसा क्या है कि ये जापानी लोग भी यहाँ रहते थे, लेकिन 18वीं और 19वीं और 20वीं सदी में आके ना क्या हुआ कि वर्ल्ड वार हुई या बहुत सी संधियाँ हुई, उसके अंतर्गत करते कराते इतिहास में दौरान ना ये रशिया के कंट्रोल में आ गई जगह, जिसकी वजह से ना यहाँ पे जो जापानी लोग रहते थे वो जापान की तरफ वापस भाग गए। लेकिन अब बहुत सारे समझौतों के बाद व्लादिमीर पुतिन और जो जापान के प्रेसिडेंट हैं शिंजो एबे, इन लोगों के मिलके आखिर में एक कंक्लूजन ढूंढ ही लिया है। इन लोगों ने कहा है कि हम लोग आगे जा सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों के साथ आने से कहीं ना कहीं चाइना और रशिया के बीच में दरार आएगी, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, चलो आपको इंटरनेशनल का भी बता दिया मैंने। कुरिल डिस्प्यूट आल्सो नोन एज द नॉर्थ टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन जापान एंड रशिया। ठीक है दोस्तों, चलो इसमें क्या क्या डिटेल और भी लिखी हुई है मैं बता दूं कि जो हमारी शंघाई कोऑपरेशन समिट है उसमें क्या है कि ये भी कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया भी और चाइना भी कम्युनिस्ट है। तो इसके अंतर्गत ना इंडिया को बड़ी दिक्कत होती है। इंडिया चाहता है कि ये दोनों अलग हों। अब कहीं ना कहीं इन लोगों के पास आना इंडिया और रशिया का बहुत बड़ा इसमें स्ट्रेटेजिक फ़ायदा होगा। चाइना अकेला घेरा जाएगा और ये होना भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलो अब आता है कुर्द किस क्षेत्र में स्थित एक जातीय समूह है? ठीक है दोस्तों, कुर्द आर एन एथनिक ग्रुप सिचुएटेड इन विच एरिया, किस एरिया में स्थित है? देखिए ये पश्चिम एशिया में स्थित है, पश्चिम एशिया में। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब हमारे लिए पश्चिम एशिया क्या है? हमारे जहां हम रहते हैं इंडिया में, उससे पश्चिम क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ये हमारे लिए है वेस्ट एशिया। और यहाँ में सीरिया, इराक, ईरान, इन सब एरिया में रहते हैं कुर्द्स। ठीक है, अलग अलग देशों में रहते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों थे? अब सीरिया से और अफगानिस्तान से ट्रूप्स को अपनी सेनाओं को यूएस विड्रॉ करने की, वापस लेने की सोच रहा है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम छोड़ेंगे, लेकिन अगर कुर्द्स की रक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुर्द्स के लिए उतरे थे, ये हमारा साथ देते थे, तो अगर कुर्द्स की रक्षा ना होगी तो हमारा फ़ायदा क्या वापस जाने का? तो इसलिए ये बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए, हम कई बार पढ़ चुके होंगे कुर्द ये वो, लेकिन हम कभी उन चीज़ों को याद नहीं रखते। इन चीज़ों के अलग नोट्स बनाने जरूरी हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला आपको आज समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो, इनोवेशन टू कल्टीवेशन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ठीक है, अब देखिए, इनोवेशन टू कल्टीवेशन प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये एक प्रोग्राम है, इनोवेशन टू कल्टीवेशन प्रोग्राम, इनोवेशन टू कल्टीवेशन कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी यही आएगा। अब देखिए ये क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है, इट कनेक्ट्स स्टार्टअप्स विद फार्मर ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप
फार्मर ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप। जो स्टार्टअप होते हैं, नए नए कंपनियां होती हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको जोड़ता है विशिष्ट फसलों की पैदावार करने वाले किसानों से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये न्यूज में क्यों था, जो मैरिको फाउंडेशन है उसने कोकोनट फार्मर्स के साथ 20 से 30 स्टार्टअप्स का मीटअप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें वो उन फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे और उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, और उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ के अपनी रिपोर्ट्स को उस फाउंडेशन को सबमिट भी करवा दिया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। तो इसका आंसर क्या बनता है, ए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड है इनोवेशन टू काउंसिल, ये आपको पता चल गया। तो दोस्तों अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज प्लानिंग टू ग्रो विच क्रॉप इन स्पेस बाय 2021। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2021, क्या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2021 तक अंतरिक्ष में किस फसल को उगाने की योजना बना रहा है दोस्तों। तो ये काम है फलियां, बीन्स को बनाने की। ठीक है, बीन्स हम घर पे खाते हैं ना, आमी, तो इसका आंसर बनता है बी। दोस्तों पहले भी उन्होंने ये काम किया है, पहले भी उन्होंने उगाने का काम किया है वहां पे। वो क्या उगाया था, सलाद, लेट्यूस। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, लो अर्थ ऑर्बिट में जो हैबिटेबल स्टेशन बना रखा है, ठीक है, स्पेस में, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका एक एरिया कंट्रोल में आता है रशिया के, एक एरिया कंट्रोल में आता है यूएसए के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बहुत सारे देश यहाँ पे जाके अपने साइंटिस्टों को भेजते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा मुमकिन इसलिए है क्योंकि इसको आईएसएस को एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा, ईएसए, सीएसए, इन सब ने मिलकर बनाया था। नासा यूएसए, रोस्कोसमोस रशिया की, जाक्सा कहाँ की, जापान की, ईएसए किसकी है, यूरोप की, सीएसए किसकी है, कनाडा की दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट लॉन्ग टर्म रेजिडेंट अराइविंग जो कि 2000 में हुआ। चलो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, आप निकाल सकते हैं। चलो तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाल ही में समाचार में स्पिरुलिना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए एक स्पिरुलिना शब्द, वर्ड न्यूज में था, ये है क्या, किससे संबंधित है दोस्तों, ये एक सुपर फूड है दोस्तों। क्या है, सुपर फूड। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये न्यूज में किस तरह से था, देखिए इटालियन रिसर्चर्स ने, किसके, इटली के रिसर्चर्स ने एक नया सुपर फूड इजाद किया है जिसका उन्होंने नाम रखा है स्पिरुलिना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसमें हर तरह के पौष्टिक तत्व हैं। क्यों, क्योंकि ये किस लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये हाइपर टेंशन को कम करता है। किसको कम करता है, हाइपर टेंशन। और हाइपर टेंशन तो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा मोबाइल यूज करना, फेसबुक, सोशल मीडिया में घुसे रहना किसी चीज में पागल होके, तो वो हाइपर टेंशन क्रिएट करता है। वैसे भी हमारा व्यवस्था भी दुनिया की इस तरह से हो गई है। चलो हम चलते हैं आगे। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, दाचिगम नेशनल पार्क, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका आंसर बनता है सी। अब जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, सत्यपाल। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उनका, सत्यपाल। चलो हम चलते हैं आगे। तो अब सेवंथ क्वेश्चन आता है, देखिए याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होते हैं। अब सेवंथ क्वेश्चन आता है, साइट संभावित विकसित रिपोर्ट, साइट पोटेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 निम्नलिखित में से किस द्वीप से संबंधित है दोस्तों। ये संबंधित है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों से। तो इसका आंसर बनता है डी दोस्तों। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख लें। ये देखिए इसकी डिटेल। अब डिटेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिटेल के अकॉर्डिंग ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड आइलैंड्स हैं। ठीक है, देखो जिनका बहुत तरह होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है, टूरिज्म के लिए कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल स्पॉट माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी कौन कौन से आइलैंड्स हैं पर्टिकुलरली, वो भी लिख रखे हैं, आप इसके बारे में देख सकते हैं। ये देखिए, चलो अब हम चलते हैं आगे, आप लिख लीजिएगा अगर आपको किसी की जरूरत हो, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो डीपली। चलो अब 8th क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैश्विक विमानन शिखर, क्या ग्लोबल एविएशन समिट इज गोइंग टू बी होस्ट, कहां होस्ट होगा, ग्लोबल एविएशन समिट वैश्विक विमानन शिखर मुंबई में जाके होगा दोस्तों। कहां पे होगा, मुंबई में। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए अब इसका थीम क्या है और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ये दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। अब देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, कौन सा मंत्रालय, सिविल एविएशन का, और FICCI के साथ मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद एन ओवरआर्चिंग थीम इसका क्या है, फ्लाइंग फॉर ऑल,
क्या है इसका थीम? फ्लाइंग फॉर ऑल, सबके लिए उड़ना, उड़ान मतलब सबके लिए उड़ान, उड़ान ये समझ लो कि आपको जो बंदे ने अभी तक उड़ान नहीं भरी है जहाज़ों में वो भी भर सकता है। आज से 20 साल पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम जहाज़ में बैठ के उड़ेंगे, आजकल तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन FICCI इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है फ्लाइंग फॉर ऑल, ठीक है। और ये 15 तारीख से लेकर 16 जनवरी तक मुंबई में चलेगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी इसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि समिट इज सपोर्टेड, अब किन किन के द्वारा इसकी सपोर्ट की गई समिट की? इंटरनेशनल सिविल एविएशन के द्वारा की गई, फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन USA के द्वारा की गई, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो निकाल सकते हैं। चलो अब 8th क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय याद रखिएगा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी योजना के विकास में लागू करता है? देखिए कमजोर आदिवासी योजना, देखिए ट्राइबल स्कीम के लिए तो हमारे शेड्यूल में बहुत बड़ा एक स्पेशल है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी बना रखी है। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल, ठीक है, मतलब विशेष रूप से कमजोर। पर्टिकुलरली वल्नरेबल मींस विशेष रूप से कमजोर है, ठीक है, उनके लिए भी योजना लाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए योजना कौन लागू करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इसका आंसर बनता है A, ठीक है दोस्तों। अब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको दिमाग में छाप लीजिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल स्कीम, ठीक है दोस्तों। ये इंग्लिश वाले और हिंदी वाले विशेष रूप से कमजोर आदिवासी योजना, ठीक है दोस्तों। चलो हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चलो निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की गई? दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन काउंसिल हेल्ड, और इसका एम क्या था ये भी आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम्पल में आने के लिए थैंक्स करता हूं। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल समझिए, मैं जैसे कि रोज़ मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, काफ़ी बच्चों का जब मैं प्रयागराज में मिला कि आया भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं खुद से बताता हूं जो मेरे दिमाग में आता है। देखिए आप NCERT पढ़ रहे हैं, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, पहली बार आपने बुक पढ़ी और आपको लगा कि यार आपको कुछ समझ नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ कोई टेंशन ही नहीं है, खड़े हो और डांस करो और खुश रहो। देखिएगा कि ये आपका दिनों में, और आप जब अगली बार उसी चीज़ को पढ़ोगे ना आपको फिर थोड़ा समझ आएगा, उसके अगली बार पढ़ोगे फिर और समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार में समझ नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को कह दो कुछ नहीं समझ आया डांस करो, और अगली बार जब पढ़ने बैठोगे ना देखोगे कि आपका डबल हो गया समझ। और पहली बार तो एक तरह का इंट्रोडक्शन ही होता है, इसलिए पहली बार में अगर किसी को कुछ समझ ना लगे, कुछ याद ना हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरी तीसरी रीडिंग में जाके चीज़ पक्की होनी शुरू होती है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं एग्जाम पर में आने के आप थैंक्स करता हूँ। बाय फ्रेंड्स।